ध्यान दें, आपसी वार्ता बंद। अर्धशासकीय पत्र, यही था ना? सभी अधिकारी अपने कार्यालय में पहुंचे, है ना? तुमने विलंब से आना नहीं छोड़ा, मैं जल्दी आ गया। अर्धशासकीय पत्र लिख कर लाना था, होमवर्क था, है ना? पहले उनकी कॉपी चेक करें जो खड़े हुए, है ना? कि कुछ मैंने कहा लिख कर लाने, कॉपी उठाऊंगा मैं किसने क्या लिखा है। 2 पत्र पहले से आपके पास थे, उन पत्रों का अर्धशासकीय पत्र बनाना था। एक आपने सामान्य कार्यालय पत्र लिखा, दूसरा उसी पत्र को आपने अनुस्मारक पत्र में परिवर्तित किया। अब जो परिवर्तन है वह अर्धशासकीय प्रारूप में आपको लिखा चुका हूँ, विषय में आपको बता चुका हूँ, पूरा पत्र मैंने आपको सामने बोला था कि ये लिख कर लाना था। लिखा या नहीं? कितने जिन्होंने नहीं लिखा? अब तो 3 4 5। अब क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखें साहब? अभी से पहले तो प्री देंगे, उसके बाद आप फाउंडेशन बैच में, आपको ये पता होना चाहिए। फाउंडेशन वाले ये तो मान चुके हैं कि साहब प्री तो होगा ही होगा, हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। वो मेंस लिखने के लिए आए, वो मेंस लिखने के लिए आए, ठीक है? तो मेंस आपको लिखना है और अभ्यास आप यहीं से करेंगे। गलत करेंगे जरूर नहीं है, सही करें, गलत करें लेकिन प्रयास तो करें। अगली बार फिर सही हो जाएगा, उसकी अगली बार फिर सही हो जाएगा, उसकी अगली बार फिर सही हो जाएगा। करेंगे ही नहीं फिर गड़बड़ है, करेंगे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको लिखना तो है ही। उड़ा अर्धशासकीय पत्र आया, प्रारूप सरकार का नाम आ गया, जिला निर्वाचन आयोग, यही था क्या? जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है? ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जयपुर के बाद पूर्ण विराम लगाना था, नहीं लगाया, ठीक है? जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, पत्र क्रमांक आपने लिख दिया, ठीक है? दिनांक शब्द नहीं लिखना होता, एक ये याद रखना, दिनांक शब्द नहीं लिखना है। आपने जो दिनांक लिखा है वो 21 मार्च का लिखा है। कब का लिखा है? 21 मार्च का। अब आप पहला पत्र यदि ध्यान से देखेंगे तो परीक्षा की तिथि क्या निर्धारित की गई थी? आपने एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखा है, मतदान तिथि क्या निर्धारित की गई थी? 24 फरवरी। तो 24 फरवरी से पहले ही तो मतदाता सूचियां अपडेट करनी थी, आप मार्च में पहुंच गए। ये गलती, मैंने यही कहा, दिनांक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ होता है। दोनों पत्र पहले ही आपके पास लिखे हुए हैं, उनको ध्यान में रखकर ये पत्र आपको लिखना था, ठीक है? अर्थशास्त्रीय पत्र, मान्य श्री, नाम लिखना था यहाँ, कोई भी नाम आप काल्पनिक, चाहे खुद का लिखें या पड़ोसी का लिखें। मैंने आपको दिनांक कितने संदर्भ में लिखे थे? नहीं, आपको दोनों पत्रों का हवाला देना है, दोनों पत्रों का पत्र क्रमांक यहाँ लिखना है, जो आपने नहीं लिखा। ये गलतियाँ हो गई है ना, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर से एक कॉपी उठा, इधर से एक कॉपी उठा ले, कोई सी भी जो अच्छी लगती है। राजस्थान सरकार, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, ठीक है? पत्र क्रमांक आ गया, ठीक है? फरवरी आ गई, दिनांक भी सही आ गया, अर्धशासकीय पत्र भी सही आ गया। प्रियश्री, अब नाम लिखना था, आपने लिखा ना प्रियश्री, तो विकास, अनिल, सुरेश, रमेश, दिनेश, कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते थे। मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पूरा लिखना था। जिला निर्वाचन अधिकारी 1182, दिनांक
20 अगस्त 2017 तथा अनुस्मारक पत्र क्रमांक, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी 1380, ठीक है, दिनांक 20 जनवरी 2018, ठीक है, की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। मतदाता सूची मतदाता पहचान पत्रों की त्रुटियों में सुधार हेतु मतदाता सूची अद्यतन करने हेतु ये एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो गया, बाकी का सही लिखा है। 10 दिवस का समय और दिया। अब देखो, पहला जो पत्र आपने लिखा था, ध्यान दो दोबारा, पहला कार्यालय पत्र लिखा जाता है, जो सबसे पहला कार्यालय पत्र हमने लिखा था उसमें हमने 5 महीने का समय दिया था। दूसरा जो पत्र हमने लिखा था उसमें सिर्फ 10 दिन का ही समय दिया था। अब तीसरा जब आप पत्र लिख रहे हैं तो 10 दिन से कम समय ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, ये याद रखना। 2017 में अर्धशासकीय पत्र ही पूछा गया था, वहाँ इनका यही क्रम निर्धारित करना होता है, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, कॉपी कितने दिन जमा कराई? जमा करवा दी आपने? आपने मैडम? क्यों? देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर तुम चारों ने, मैडम आपने? हाँ भाई, कह पड़े भैया, क्यों? ज्योग्राफी तो वो कहाँ है? कब करवाए थे? कल ही करवाए थे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? इधर कहीं यूं यहाँ कर रहे हैं कि मेरे को रजिस्टर चेक करने पड़ेंगे? हैं? अरे अंशराज जी, सभी ने करवाए थे? ऐसे कितने स्टूडेंट जिसने नहीं करवाए? तो उनको एंट्री नहीं देनी थी ना यार। हाँ, तो आगे से ध्यान रखना, जिस दिन क्वेश्चन दे दो दूसरे दिन क्वेश्चन लिखे होने चाहिए। अरे तुम इतने पहलवान हो, तुम्हें अरे तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं मैं। कॉपी चेक में ये है कि होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो उनको बाहर ही खड़ा कर दो, फिर बाद में आके देख लेंगे, ठीक है। नुको तो भाई मेरे को इजाजत नहीं है आपको ऐसे बैठने की। आप काम करके लाए तो क्लास के अंदर बैठो, नहीं तो नहीं। अरे कोई बहाना बनाए उसको बाहर खड़ा कर दो। वापस हाथ खड़े करना, देखो कितने जने लिख के लाए। तुम 2 नंबर का लिख के लाओ, इतना हाथ खड़ा करो हैं? कितने नहीं लिख के लाए ऐसे पूछना। कितने नहीं लिख के लाए दिखा, ईमानदारी भी देख ले एक बार। ईमानदार एक, आप नहीं लाए लिख के, क्यों? आए नहीं थे तो आज दे देना भाई क्वेश्चन। आए नहीं थे तो वो तो पूछ लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? अच्छा, काम थे, बिजी थे, चलो। हिंदी में तो आधी क्लास खाली हो जाएगी, आधे पत्र और लिख के नहीं आपका शेड्यूल अभी 1 से 3 हिंदी है और 3 से 5 कौन सी क्लास है? 3 से 5 इंग्लिश है और 5 से 7 सोशियोलॉजी है। डिस्कशन नहीं है, वो गलती से दूसरे बैच का कर रहे थे तो वो आपके बैच में लिखा गया। आर्ट एंड कल्चर, अरे वो सर को भाई, हम भी इंसान है यार, कोई काम आ भी जाता है तो मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा समझो। आर्ट एंड कल्चर कल लग जाएगी तो वापिस से। राजस्थान ज्योग्राफी आपकी हुई नहीं है क्या? अरे ये ताड़े किस बात पे बजा रहे हो भाई? हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी की बात सुन लो, मैं वही बता रहा हूँ। मैं क्लास में इसीलिए आया था कि सारी चीज बता दूं। अरे सर के हॉस्पिटल में एडमिट है मैडम, ठीक है। तो और फिर इधर सर के वो मामा जी भी एक्सपायर हो गए, तो इसलिए दोनों सिचुएशन में आदमी फिर कैसे आए बताओ? उधर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और इधर ये घटना भी घट गई, तो बताओ क्या करें? तो इसलिए ये क्लास ऊपर नीचे की जा रही है। और अभी इस महीने शायद मेरे हिसाब से 2 4 5 दिन, 6 तारीख को बड़ा सभा, शायद 9 तारीख का, पता है, पूरा पता है, जीवने का तो है।
और ईमानदारी से ये बताना 4 तारीख को कितने लोगों का पेपर है? बस इतने लोगों का? अरे ढंग से हाथ खड़े कर लो, मैं उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना फिर। चलो तो मतलब छुट्टी रखने की कोई जरूरत नहीं है। 5 तारीख का। अरे नहीं है, उसमें क्या करेंगे, जिन लोगों का एग्जाम है ना उनको लिंक दे देंगे 1 दिन की क्लास का, वो घर पे बैठ के कर लेंगे। इतनी भाई अब महीने में इतनी छुट्टियां पॉसिबल नहीं है। अब आपके एग्जाम आपके लिए मैनेज कर रहे हैं ना अपन, आपको दे रहे हैं ना ऑनलाइन, तो कहाँ दिक्कत है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपन 4 को छुट्टी नहीं रखेंगे, क्लास लगाएंगे, लाइव चली जाएगी ऑनलाइन, और आपको वो फिर लिंक दे देंगे किसी स्टूडेंट को। हाँ, 5 तारीख को संडे है भैया, भूल गए क्या? अरे वो भी करेंगे, सर ने कह रखा है। अभी क्या कि आपके लिए जगह भी तो नहीं चाहिए ना, जगह खाली नहीं मिल रही ना। अरे भाई 11, 12, 13 जो भी है अपन करने को रेडी हैं, पर गार्डन भी तो खाली होना चाहिए। आपको खिलाएं कहाँ? क्लास में खिलाते हैं? चलो ठीक है, करते हैं इस पे विचार। कौन सा एग्जाम है? 11 को कौन सा एग्जाम है? अभी 11 आई नहीं है, 11 के पास में फिर सोच लेंगे। 11 तारीख को कितने लोगों का है? हाँ तो बस ये 10 जनों का ही तो है, कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बोर्ड पर, भंडारा समाप्त है ना। अब अर्थशास्त्र के पत्र पर हम थे, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा था पिछले पत्र की तुलना में कम समय देना था, बाकी का सही लिखा है, और नाम दोनों के लिखने होते हैं इसमें, ठीक है। नहीं, इस कॉलोनी में से एक कॉपी देखूंगा, दे दो। पर एडमिशन ही आज हुआ, पिछला लिखा होगा, कल वाला दे दो। ऐसे मत क्या करा दे, आना तो अर्थशास्त्र के पत्र सही लिखा है, ठीक है। ये भी दिनांक भी सही आ गया, पत्र क्रमांक भी सही आ गया। हाँ, नाम भी लिखा है, नाम के बाद अल्प विराम लगाना है ना। जिसकी भी कॉपी है, प्रिय श्री रविशंकर अल्प विराम। मैं आपका धन इस कार ला के पूर्व पत्रांक आ गया, ठीक है, पूरा लिखा है, दिनांक सहित लिखा है, ये भी लिखा है, दूसरा भी दिनांक लिखा है, जिसके माध्यम से कार्यालय दो मताओं की अद्यतन सूची दिनांक, ठीक है, ठीक, ये भी सही है। दोबारा ये नीचे वाली दिनांक की आवश्यकता नहीं थी, पर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। पंचायत 2008 संबंधित है, अति आवश्यक है, खेत का विषय के अपने, ठीक है, ये सही लिखा है। ये जिसने भी लिखा है, किसका है? हाँ, ये सही लिखा है, ठीक है। इसमें ये कह नहीं, अपना यहाँ नाम भी लिखेंगे। यहाँ ये आपने जो कह लिखा ना शुभेच्छु, इसमें नाम लिखेंगे, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा पत्र है जिसमें दोनों अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं। दोनों अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं, पद नहीं लिखा जाता, ठीक है, पद नहीं लिखा जाता, सिर्फ नाम लिखा जाता। तो ये जो लिखा है वो एकदम सही है। यह आ गया कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, ठीक है, पत्र क्रमांक आ गया, ठीक है, एक दिनांक भी सही आ गया। प्रिय श्री कह नहीं लिखना है, नाम लिखना है। मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि पत्र दिनांक ये आ गया, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही लिखा है, ठीक है। अब पीछे से कोई जो कहाँ साहब, हमने भी तो लिखा, हमारा भी तो। प्रतिभाएं अंतिम बेंच पर भी हो सकती है ना, हो सकती है नहीं, वो भंडारे के माध्यम से यूँ हैं। पीछे वाले, अगली क्लास में पीछे वालों की कॉपी चेक करूँगा, याद रखना, चाहे जगह परिवर्तित कर लेना, लिखेंगे आप हैं। बीच वालों के लिए भी भंडारे वाले दिन बुलाएंगे, है ना। ये ज़्यादा बड़ा कर दिया। राजस्थान सरकार शासन सचिवालय राजा, हाँ चले, ये आपने दूसरा जो है इसका प्रारूप वो तैयार किया था, दूसरा प्रारूप तैयार किया है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने प्रारूप आपको लिखाया था वो पहले वालों से मिलता हुआ था और उसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। ये नया प्रारूप आपने लिखा है, ये भी सही है, ठीक है।
इसमें के खे गे जो आपने लिखे वह नाम ही लिखा जाना है, एबे से जो लिखे वह नाम ही लिखा जाना है। ये तो सब गड़बड़ कर दिया आपने। ये लिखा किसके ऊपर है? प्रशासन शहरों के संग। अरे आपको जो आता है वह नहीं लिखना, प्रश्न में जो पूछा गया है वह लिखना है, ये याद रखना। एग्जाम हॉल में जो पूछा गया है वह हमको लिखना होता है, हमको जो याद है वह नहीं लिखना होता, ये याद रखना। आप कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं, ये मायने नहीं रखता, ठीक है। आपने आपसे जो एग्जाम हॉल में पूछा गया है लिखना वही होता है, ये याद रखना। ये पहुंचाओ पीछे, ठीक है। ये विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। अभी लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं। हाँ वो आ जाएगा, मैं चेक कर लूंगा। अभी मैं लिखा रहा हूं, ये लिखो, ठीक है, फिर आगे मैं चेक करूंगा। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। जो आपने पहले लिख रखा था वो यथावत है। कार्यालय बिना वार्ता के। जिला निर्वाचन अधिकारी क्या हो गया? क्या क्या हो सकता है? तो जिला निर्वाचन अधिकारी जिस कार्यालय में बैठता है वही है जहां से ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है, ठीक है। क्या? हाँ तो इसी कार्यालय में तो है वो, वही लिखा जाता है। ये जैसे लिखा है ऐसे लिखना है। यही कार्यालय और विभाग का नाम होता है जिसमें अधिकारी का पद सहित आया करता है। आप नीचे हस्ताक्षर करते हैं तब भी तो वही होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी और पद, ठीक है। कार्यालय विभाग का नाम जिस अधिकारी के लिए वह जाना जाता है, तहसीलदार, तहसील उसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो अधिकारी है वह उसी के नाम से होता है। पत्र क्रमांक क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, कितना लिखा था हमने पहले? 1300, तो 1401, ठीक है। दिनांक 10 दिन बाद। पहला पत्र हमने लिखा था 21 जनवरी को, ठीक है, यानी 31 जनवरी तक तो हमने पत्र का किया इंतजार, और उसके अगले दिन 1 फरवरी 2018, एक तो 01, एक तो 01, ठीक है। अब कई पत्र ऐसे आए जिनमें हमने ये शीर्षक नहीं लिखा था। अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र ये लिखना होता है, ठीक है। अब आपका पत्र शुरू होता है, प्रिय श्री विकास। ये नाम काल्पनिक है, ये नाम काल्पनिक है। आप कोई भी नाम ये लिख सकते हैं, अपने पड़ोसी का नाम लिख सकते हैं, खुद का नाम लिख सकते हैं, घर के किसी सदस्य का नाम आप लिख सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वह नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, यहाँ क्या गड़बड़ी होती है। आपने गलती से लड़की का नाम लिख दिया और उससे पहले श्री लगा दिया, तो ये गड़बड़ है। तो यही वहाँ गोला बन जाएगा, उसके द्वारा एक गोला बना दिया जाए, ठीक है। या तो आपको लिखना है श्रीमती या लिखना है सुश्री, या तो श्रीमती यदि विवाहित है तो
नहीं है तो सुश्री, अविवाहित है तो सुश्री। ठीक है, ये विशेष तौर पर ये गलती कहाँ होती थी, मैंने आपको बताया प्रार्थना पत्र में। सबसे पहले हमारे विद्यालय का नाम बदला जाता था, हमारा नाम बदला जाता था। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर की छात्रा शकुंतला देवी मानते हुए, तो हमारा नाम शकुंतला देवी, हम अजमेर में अध्ययनरत हैं। अपनी प्रधानाचार्य महोदया को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य। ठीक है, वहाँ भी महिला है। अब जब हम यहाँ लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो मतलब आपका आज्ञाकारिणी, वहाँ ये था, वही गलती यहाँ होती है। फिर गलती से आपने लिखा किसी लड़की का नाम, तो फिर ये गलत हो जाएगा, वहाँ श्री नहीं लिखना होगा। अब आगे लिखेंगे मैं यहाँ से लिखेंगे अब आप। ठीक है, और जैसे ही ये पंक्ति पूरी हो जाती है तो फिर दोबारा यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान, मैं दो मात्रा बिंदी आएंगी। ठीक है, मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान हमारे पूर्व पत्रांक, व्यक्तिगत ध्यान हमारे पूर्व पत्रांक, पत्रांक के बाद डैश करेंगे, लिखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, संक्षिप्त में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर 1182, 1182, दिनांक 20 अगस्त 2017, दिनांक 20 अगस्त 2017 एवं अनुस्मारक पत्रांक, अनुस्मारक पत्रांक डैश करके जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर 1380, 1380, दिनांक 21 जनवरी 2018 की ओर, दिनांक 21 जनवरी 2018 की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से मतदाता सूचियां अद्यतन करने की चाहूँगा, जिसके माध्यम से मतदाता सूचियां अद्यतन करने की सूचना चाही गई थी। मतदाता सूचियां अद्यतन करने की सूचना चाही गई थी, परंतु आज दिनांक, अलग अलग लिखते हैं तो लिखते हैं आज दिनांक, दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो आ दिनांक लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, आ दिनांक। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं तो आज दिनांक। ठीक है, आज दिनांक 1 फरवरी 2018 तक प्राप्त नहीं हुई, तो 01 लिखेंगे। तक प्राप्त नहीं हुई, पूर्ण विराम। अब ध्यान दो, हमको पेपर में पूछा गया था अर्धशासकीय पत्र। ठीक है,
अब अर्धशासकीय पत्र, अभी तो हमारे पास दोनों पत्र पिछले थे जिसकी सारी तिथियां और पत्र क्रमांक हमें याद था, हमने लिख दिया। लेकिन एग्जाम हॉल में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एग्जाम हॉल में आप लिख रहे हैं, ये संख्या आपने कोई भी लिखी, ये दिनांक आपने कोई भी लिखा। अब यहाँ जो आपने पत्र क्रमांक और दिनांक लिखे हैं ये इससे कम होने चाहिए, इससे कम, पहले पत्र क्रमांक इससे कम बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए दोनों, दिनांक इससे पहले वाले होने चाहिए दोनों बढ़ते हुए क्रम में। ये याद रखना। क्या गलती हो जाती है, यहाँ हमने ये पत्र क्रमांक लिख दिया, यहाँ हमने ये दिनांक लिख दिया और आगे 2-3 दिनांक जो अभी हमने लिखी हैं ये आती हैं, इनको हम इनसे आगे निकाल जाते हैं, इनको हम इनसे आगे निकाल जाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो ये अभी तो हमारे पास लिखे हुए थे, लेकिन एग्जाम हॉल में 2 पत्र पहले से ही हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, उनको ध्यान में रखकर तिथि लिखी जाती है, पत्र क्रमांक लिखा जाता है। ठीक है, नई पंक्ति से, नए पैराग्राफ से लिखेंगे। ध्यातव्य है कि ध्यान देने की बात है कि उक्त सूचना पंचायती राज आम चुनाव 2018 से संबंधित है, 2018 से संबंधित है, जो अति आवश्यक है, जो अति आवश्यक है। पूर्णविराम। इस संबंध में चुनाव आयोग इस संबंध में चुनाव आयोग मुख्यालय द्वारा बार बार स्मरण पत्र आ रहे हैं, मुख्यालय द्वारा बार बार स्मरण पत्र आ रहे हैं। अब इसका अर्थ समझ में आया? यानी चुनाव आयोग मेरे पास भी बार बार अनुस्मारक पत्र भेज रहा है, ठीक है, वह मुझसे भी सूचना चाह रहा है, ठीक है, आप मेरे पास पहुंचाएंगे तो मैं आगे पहुंचाऊंगा, तो मेरे पास भी अनुस्मारक पत्र बार बार आ रहे हैं, इसलिए मुझे व्यक्तिगत पत्र आपको लिखना पड़ रहा है। अर्धशासकीय पत्र, सरकारी काम से व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है, इसलिए इसे हम आधा सरकारी बोलते हैं, है तो सरकारी लेकिन व्यक्तिगत लिखा जाता है, इसलिए अर्धशासकीय होता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ। तीन नंबर डालेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अतः मैं चाहूँगा कि आप इस कार्य पर, अतः मैं चाहूँगा कि आप इस कार्य पर व्यक्तिगत ध्यान देकर 5 दिवस में, व्यक्तिगत ध्यान देकर 5 दिवस में शेष कार्य 5 दिवस में शेष कार्य पूर्ण करवाकर अविलंब भिजवाते हुए बिना देर किए हुए अविलंब भिजवाते हुए मुझे व्यक्तिगत सूचित करें, मुझे
व्यक्तिगत सूचित करें। पहले मुझे बताएं आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्या कारण है, जो भी बात है वो आप मुझे बताएंगे जिससे मैं उसका समाधान निकाल सकूं। ठीक है, हो सकता है आपके पास कर्मचारी नहीं है तो मैं अपने यहाँ से कर्मचारी भेजूँ जिसकी सहायता से तुम ये काम कर सको। तो व्यक्तिगत ध्यान दो, जैसे आपका खुद का काम है ऐसे। पूर्ण विराम। शुभेच्छु। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। और फिर नीचे वाली पंक्ति में प्रिय श्री, उपनाम विकास लिखा था, विकास अल्पविराम और 10 अंक पूरे। हो गया। ये हमको लिखना था। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में ये बात आपको बताई थी कि पिछले दोनों पत्रों का हवाला देना है। और हवाला क्या होता है? पत्र क्रमांक होता है। जो पहले आपने पत्र लिखे थे वह पत्र क्रमांक होता है इसमें सब कुछ। ठीक है, उन दोनों की बात बतानी चाहिए कि ये सूचना चाहिए गई थी, इससे संबंधित है, इतने दिन में आप दोबारा से इसे व्यक्तिगत ध्यान देकर पूरा करें बस। और बाकी का जो प्रारूप लिखा था वे सब तो यथावत है, वही यहाँ और यहाँ। खत्म कहाँ होगा? बाएं कोने में। खत्म कहाँ होगा? बाएं ने। मध्य से शुरू होता है, बाएं कोने से खत्म होता है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, व्यक्तिगत लिखा जाता है, मित्रवत भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ क्रोध प्रदर्शित नहीं कर सकते, चाहे आपसे कितना भी जूनियर अधिकारी, कितना भी छोटा अधिकारी है। ठीक है, ये आपका इनमें ये सबसे छोटा आपने लिखा, वे 2 समझ में आए तो ये समझ में आया। अब 2 नहीं थे, सीधा अर्धशासकीय पत्र आया, सीधा अर्धशासकीय पत्र आया, तब गड़बड़ी हो जाती है। अभी देखो, आपको इनके ऊपर अभी से कार्य करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया जब मेंस लिखने वाले आएंगे, प्री का रिजल्ट आएगा और मेंस के बैच बनेंगे हमारे यहाँ, तो उन 50% छात्र पहले से ही कार्यरत होंगे कहीं ना कहीं, वो इनको लिखते होंगे। हम तो पढ़ रहे हैं अभी इनको, वो उनकी आदत में होंगे। कोई लिपिक होगा कहीं ना कहीं। तो अधिकारी थोड़ी लिखता है पत्र, अधिकारी तो निर्देश देता है बस, ये तैयार करो, बाकी के तो हस्ताक्षर होते हैं सब, फॉर्मेट पहले से। अब वह जो यहाँ पर आएंगे मेंस लिखने के लिए, वो पहले से इनको अच्छे से जानते होंगे, वो लिखेंगे। उनके नंबर इनमें नहीं कटते। ठीक है, तो हमको अभी से इन पर काम करना है। अब आप देखें, जैसे मैंने 3 पत्र आपको करा दिए, सामान्य कार्यालय पत्र, अनुस्मारक पत्र, अर्धशासकीय पत्र। अब हमारा काम क्या बन जाता है? अखबार में हम कार्यालय पत्र ढूंढे कहाँ हैं, सामान्य कार्यालय पत्र क्या है, उन पर क्या विषय है। ठीक है, उसको देखो, उनकी भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, आपको इन भाषा में, इन शब्दों में प्रयोग कर कर खुद लिखने का प्रयास कर जाओ कि एक लिखा दिया, 2 और हम लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास कॉपियाँ रहती हैं, फिर मैं उनको चेक करता हूँ, ये ऐसा थोड़ा सा आगे पीछे ये कर लो, बाकी का सही हो जाएगा। जब मेंस चल रहा होता है तब कॉपियाँ बंडल होती है मेरे पास खूब। चेक, कोई निबंध चेक करा रहा होता है, कोई पल्लवन चेक करा रहा होता है, कोई पत्र चेक करा रहा होता है, क्योंकि वो ये सब पहले से कर चुके होते हैं और अभी आपके पास पर्याप्त समय है ना। जितना ज़्यादा ध्यान आपका भंडारे की तरफ जाता है, उसका आधा ध्यान इनकी तरफ लगाओ तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप ये याद रखेंगे। ठीक, अगला हमारा होगा परिपत्र। अगला होगा परिपत्र। सिलेबस, अब कार्यालय पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र जो सिलेबस में दे रखे हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा एक एक करके। परिपत्र आपके सिलेबस में, परिपत्र सिलेबस में, अधिसूचना सिलेबस में, निविदा सिलेबस में, कार्यालय आदेश
सिलेबस में, विज्ञप्ति सिलेबस में, इन सब की हम चर्चा करेंगे। उदाहरण मैं आपसे कराता हुआ चलूँगा, आपको लिखवाता हुआ भी चलूँगा, ठीक है, आप भी लिखेंगे। अभी तो मैंने एक बार इनका सबको बता दूं, इसके बाद दोबारा सामान्य कार्यालय पत्र पढ़ाऊंगा। एक पत्र में ऐसा लिखाऊंगा जैसे पत्र लिख दिया, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा है उसमें कि पत्र लिख दिया और जवाब नहीं आया तो अनुस्मारक पत्र का जन्म हुआ। अरे पत्र लिख दिया और उसका जवाब आया, इधर जवाब आएगा ही नहीं, जवाब भी तो आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा ही नहीं। तो जो जवाब आएगा वह भी तो सामान्य कार्यालय पत्र होगा, वह भी तो सामान्य कार्यालय पत्र होगा, उसमें हम विषय परिवर्तित कर देंगे, फिर पत्र लिखेंगे। तो ये आने चाहिए आपको, ठीक है। अब परिपत्र सबसे बड़ा पत्र होता है, जितने भी हमारे कार्यालय पत्र होते हैं उन सब में सबसे बड़ा पत्र परिपत्र होता है। यही एकमात्र पत्र ऐसा है जो कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को परिपत्र नहीं लिखता है, सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी, मतलब उच्च कार्यालय से, उच्च विभाग या मंत्रालय से निम्न कार्यालयों के पास ये पत्र पहुंचाया जाता है, इसलिए इसमें प्रेषिति नहीं होता। प्रेषिति के स्थान पर लिखा हुआ होता है समस्त, समस्त विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों, मुख्यालयों, अधिकारियों, कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, समस्त। इसके अधीन अब जितने भी हैं उन सब के पास, जिनके पास सूचना पहुंचानी होती है, तो वहाँ लिखा होता है समस्त। यहाँ पहले और जो पत्र हैं उनमें तो प्रेषिति वगैरह होता है, किसको पत्र लिखा जा रहा है, एक कार्यालय विशेष होता है, एक व्यक्ति विशेष होता है, लेकिन यहाँ सभी कार्यालयों में एक साथ पत्र पहुंचाया जाता है, इसलिए प्रेषिति के स्थान पर समस्त होता है कि समस्त कार्यालयों विभागों को सूचित किया जाता है कि तो हमेशा यहाँ से लिखा जाएगा इनके पास। इनका पालन करना अनिवार्य होता है, अक्षरश है, एक एक बिंदु पर, एक एक शब्द का पर काम करना यहाँ अनिवार्य होता है। आप किसी भी पत्र को निरस्त नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा पत्र यही होता है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के समस्त विद्यालयों के पास पत्र लिख रहा है, और राजस्थान में विद्यालय कितने, 100, 200, 1000, 500, 10,000, 5,000, कितने, प्रतिलिपि में सबके नाम आएंगे। पत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, पत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसे छोटा किया गया, श्रृंखलाएं बनाई गई, सीडी बनाई गई कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारी के पास पत्र लिखेगा, नीचे एक पंक्ति लिख देगा, अपने अधीनस्थ को सूचित करें। आपके अंडर अब जितने आते हैं उनको सूचना पहुंचाना आपका काम हुआ। अब वह सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रिंसिपल के पास लिखता है, फिर वही पंक्ति लिख देता है अपने अधीनस्थ को। वह सेकेंडरी विद्यालय के एचएम के पास पत्र लिखता है, फिर लिख देता है अपने अधीनस्थ को। वह उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंचाता है, फिर प्राथमिक विद्यालय में। तो ये क्रम एक श्रृंखला के रूप में अब किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये अब छोटा भी हो गया, इसलिए पत्र क्या हो गया, छोटा। तो यदि कोई पत्र कार्यालय से आया है तो आप उसे निरस्त नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप उस पत्र को निरस्त करते हैं तो आपको कारण बताना होगा कि इस नियम के तहत मैं इसके दायरे में नहीं आता हूं, शायद गलती से मेरे पास पत्र आया है, मैं इस पर काम नहीं करूंगा। इसलिए इनकी पालना अनिवार्य होती है। अगर आप नहीं पत्र को स्वीकार करते हैं या निरस्त करते हैं तो आपको कारण बताना होगा, ठीक है। एक पंक्ति क्या लिखी होती है, अपने अधीनस्थ को सूचित करें। अब अपने अधीनस्थ को सूचित करने का तरीका एक है, पत्र के माध्यम से सूचित करो। अब वहां पत्र नहीं पहुंचते हैं तो व्यक्तिगत सूचित करो, चाहे आपको जाना पड़े, किसी कर्मचारी को भेजना पड़े, लेकिन सूचना पहुंचाना अब आपका काम है। निरस्त तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। सादा कागज पर लिखा हुआ पत्र भी मान्य होता है। सादा कागज पर यदि लिखा हुआ है, हमारा जो प्रारूप है, लेटर हेड जो हुआ करते हैं, उनके अलावा यदि सादा कागज पर भी लिखा हुआ है तो उसे भी मान्य करते हैं। क्यों करते हैं कि जैसे आज परिपत्र तैयार किया जा रहा है, ठीक है, परिपत्र तैयार करते करते शाम हुई और अपने प्रारूप जो था वो समाप्त हो गया, लेटर हेड थे जो
समाप्त हो गए, नए प्रिंट होंगे, समय लगेगा, बन कराएंगे, कॉपी के पेज लिए उनमें लिख दिया, आगे का काम उनमें बढ़ाते हुए चले गए। तो उनको मैं सादा कागज पर भी यदि कोई परिपत्र लिखा हुआ आपके पास आता है तो उसे भी आप मान्य करेंगे, निरस्त नहीं करेंगे। सादा कागज पर भी ये हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होता है, कई कई 10-10, 20-20, 50-50 पृष्ठों में होता है। आज तो खैर मेल किया और पहुंच गया, पढ़ते रहो, WW बना देते हैं 3 और फिर सीधा पहुंचा देते हैं, आप पढ़ते रहो, आपका काम है अब ये, ठीक है। फॉर्मेट पहले से ही सब तैयार होता है। तो सादा कागज पर प्राप्त होगा तो भी आपको मान्य होगा। इसके अलावा यदि कोई पत्र प्राप्त करता आपसे सूचना चाहता है, कारण पूछता है, तो आप उसको कारण बताएंगे कि इस नियम के तहत ही आपके पास आया है। यदि कोई प्राप्तकर्ता निरक्षर है, अनपढ़ है, वह भी आपसे कोई सूचना चाहता है तो भी आपको बताना पड़ेगा। अब बताओ, निरक्षर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र लिखे गए हैं कि आधार कार्ड है चाहे पहचान पत्र हैं, उनमें त्रुटियां हैं। जब हमारा आधार कार्ड देखते हैं ना, कभी नाम बदल जाता है, स्पेलिंग, पापा जी बदल जाते हैं, ठीक है, एड्रेस बदल जाता है, बहुत कुछ मिस्टेक, जन्म तिथि बदल जाती है, बहुत कुछ हो तो हम उसमें करेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग जिला कलेक्टर के पास पत्र लिखता है, इनमें त्रुटियां हैं, सही कराओ। अब कलेक्टर सही करने थोड़ी जाएगा, वो भी अपने अधीनस्थ को लिख देगा। उसने पहुंचा दिया जिला शिक्षा अधिकारी के पास, उसने पहुंचा दिया प्रिंसिपल के पास, उसने पहुंचा दिया हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर कहाँ गाड़ी को रोकेगा? तृतीय श्रेणी शिक्षक के पास। घर घर तो वही जाएंगे, ठीक है। अब आधार कार्ड मेरा है, उसमें करेक्शन करवाना है। मतदाता पहचान पत्र मेरा है, उसमें करेक्शन करवाना है। तो मेरे पास कौन आएगा? तृतीय श्रेणी शिक्षक, उसे सही कराने के लिए। तो क्या मैं निरक्षर नहीं हो सकता? क्या मैं अनपढ़ नहीं हो सकता? हो सकता है। आम जनता के पास भी जाएगा, आम जनता के पास भी जाए। तो अब मैं पूछता हूं, अगर मैं इसको सही नहीं कराता हूं तो मेरा क्या नुकसान है? यदि मैं इसको सही करा लेता हूं, मुझे क्या फायदा होगा? तो मैं कोई भी प्रश्न, जैसे प्रश्न मेरे मन में आते हैं, मैं उससे संबंधित पूछ सकता हूं। सामने वाले को उसका जवाब देना होता है, वह जवाबदेही होता है। आप मना नहीं कर सकते, किसी को डांट नहीं सकते, फटकार नहीं सकते, ठीक है। परिपत्र में एक कोई भी सूचना होती है, कोई भी आदेश होता है, कोई भी नियम होता है, जिनकी पालना अक्षर से की जाती है, यानी हर एक बिंदु पर उनकी पालना होती है। जैसे आपने देखा होगा बैंकों में लिखा हुआ होता है, हिंदी भाषा को हम वरीयता देते हैं, है ना, हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वहाँ ऐसा लिखे हुए होते हैं, आप देखना कभी ध्यान से, बैंक में ये सब लिखा हुआ होता है कि ये केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे, हर कार्यालयों में ये होना चाहिए। लेकिन होता है क्या पालना? नहीं होती। होती है क्या पालना? नहीं होती, ठीक है। तो अब एक कोई अपने पैसे निकालने गया, उसने वो बोर्ड पढ़ लिया कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो उसने हिंदी महीने का नाम लिख दिया, दिनांक की जगह तिथि लिख दी, ठीक है, 11 से लिख दिया, फागुन मास लिख दिया, संवत लिख दिया। अब कर्मचारी चक्र आ गया, एक तो आप कह रहे हो और दूसरा ये। तो फिर इन ये जो नियम निर्धारित किए गए हैं, इनकी पालना होनी चाहिए, इनके लिए ज़्यादातर परिपत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या है और क्या इनका प्रारूप है, लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे परिपत्र। परिपत्र, परिपत्र का अर्थ होता है हेडिंग डालेंगे परिपत्र, डैश करके लिखेंगे। परिपत्र का अर्थ होता है, डैश करेंगे, अत्यधिक लोगों को एक साथ भेजा जाने वाला शासकीय पत्र। अत्यधिक लोगों को एक साथ
भेजा जाने वाला शासकीय पत्र। एक साथ भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, पूर्ण ब्रह्म। नई पंक्ति से, जब किसी कार्यालय ऑब्लिक विभाग ऑब्लिक मुख्यालय ऑब्लिक मंत्रालय, जब किसी कार्यालय, विभाग, मुख्यालय, मंत्रालय द्वारा किसी शासकीय पत्र, ज्ञापन अथवा आदेश को समस्त अधीनस्थ कार्यालयों ऑब्लिक विभागों, अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को सूचना प्रेषण या सूचना संग्रहण हेतु एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला कार्यालयी पत्र परिपत्र कहलाता है। नई पंक्ति से, परिपत्र की प्रतिलिपि जिन जिन कार्यालयों को प्रेषित की जाती है उनका उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होना चाहिए। अब ध्यान दो क्या कहा है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा पत्र जो होता है वह परिपत्र होता है। इसमें 10, 20, 50, 100 पृष्ठ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनमें पृष्ठ संख्या लिखी हुई होती है। और जो हम लिखते हैं पत्र क्रमांक दोबारा, उसमें 2 अंक आते हैं कि दिन ये 83, 84, 85 सब ये 92 तक, ठीक है, ये लिखना होता है। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो जाती है लिफाफे में पत्र रखते समय एक पृष्ठ इधर उधर गायब हो गया,
ऐसी स्थिति है। अब वह मेरे कार्यालय में आया लेकिन मेरे कार्यालय का नाम उसमें है ही नहीं, तो मैं इस पर काम नहीं करूँगा। मैं सोचूंगा शायद गलती से मेरे पास आया, तो मैं उस पर काम ही नहीं करूँगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पृष्ठांकन होता है लिखा हुआ, पूरे पृष्ठ गिनो पहले है या नहीं। जैसे आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है, उसमें स्पष्ट निर्देश होते हैं कि पृष्ठों की संख्या 24 है, पहले गिनो। कटा फटा तो नहीं है तो परिवर्तित करो, तुरंत बदलो। ऐसे ही यहाँ पृष्ठों की संख्या लिखी जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पत्र होता है। कोई अधिकारी इसका अर्थ ये भी निकाल लेता है कि सब मेरे कार्यालय का नाम नहीं है, मतलब मेरे पास ये पत्र नहीं था, ये तो गलती से आया। ठीक है, लिखेंगे परिपत्र का प्रारूप। परिपत्र का प्रारूप इसी पंक्ति में दिनांक, जिस पंक्ति में पत्र क्रमांक लिखा उसी पंक्ति में दिनांक। के क्रम में, के संबंध में, के संदर्भ में। मध्य भाग प्रश्न अनुसार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने भी पैराग्राफ हो सकते हैं, कितने भी अनुच्छेद, कितने भी अवतरण यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, प्रश्न अनुसार है। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, कितने भी। पत्र क्रमांक, दिनांक, एक बार फिर। प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 1, 2, 3, कितनी भी हो सकती हैं, रक्षित पत्रावली। हस्ताक्षर, नाम, पद। वही सामान्य कार्यालय पत्र के जैसा पूरा प्रारूप है, प्रेषित ही हटाया है बस।
बाकी का सब यथावत है। बीच में एक भी पंक्ति खाली नहीं रहती, ये याद रखना बस। प्रश्न उत्तर लिखते समय एग्जाम हॉल में भी यदि आप लिख रहे हैं तो भी आपको एक भी पंक्ति बीच में खाली नहीं छोड़नी है। ठीक है, हो गया? बोर्ड पर है क्या कोई? प्रश्न लिखेंगे। मुख्य सचिव प्रश्न ये रह गया क्या बोर्ड का? पहले ये उतार लो। प्रश्न लिखेंगे। मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर, मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर की ओर से, मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम, जयपुर की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सुचारू क्रियान्वयन हेतु एक परिपत्र लिखिए। एक परिपत्र लिखिए। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे अब हम अगली क्लास में। अभी आपका चल रहा था संक्षेपण। संक्षेपण ना लिखा या नहीं? कुछ तो लिखे थे, कुछ रह गए। कितने लिखे थे? पहले वाला था ना, मैं लिखवा दूं। पहले वाला था ना, पहला तो लिखवा दिया था, यहीं लिखवाया था। कल वाली जो पीडीएफ थी ना वो लगाओ। पहले वाला लिखवाया नहीं था, अभी लिखवा देता हूँ, अभी लिखवा देता हूँ। पहले वाला लिखेंगे पहले, जब तक पहले वाला शीर्षक क्या निकाला आपने? प्रकृति और मानव। राजस्थान सरकार कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। एक पत्र है मेरे पास, ठीक है। सहायक निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी शाहपुरा मतदाता संशोधन करने हेतु पंचायत राज चुनाव 2000 क्रम में नहीं, ये तीसरा पैराग्राफ जो आपने लिखा ये अनुचित हो गया है। आपने स्पष्ट तौर पर पहले पत्र में ही धमकी दी है, मतदाता सूची को दोबारा अद्यतन कर नहीं भिजवाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये गड़बड़ हो गया। कल किसी ने मेरे को पेपर दिया था, ये किसका है? ये थोड़ी सी तीसरा पैराग्राफ पे हटाना था, बाकी का सब सकुशल है। ठीक है, बाकी का सब ये पीछे पीछे पहुंचा दो बेटा,
पीछे देते चलो, अपने आप रुक जाएगा। आ गया ना पहले वाला? अब आओ बोर्ड पर। इसकी चर्चा मैं पिछली बार कर चुका हूँ। चर्चा किसकी हो रही है? मानव और प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि आश्रय प्रदान करते हैं, लेकिन मानव ने क्या किया? दुरुपयोग किया। प्रकृति को क्या हुआ? गुस्सा आया। ठीक है, मानव जीवन को भोजन बना लिया। यही तो है। इसका एक उदाहरण उसने क्या दिया? भूकंप। एक उदाहरण क्या दिया? भूकंप। फिर उसने जो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो उसने अपना एक हथियार अपना बैलेंस बनाने के लिए भेजा, जिससे पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, विनाशकारी प्रभावों का जनक। ठीक है, अब आपने शीर्षक निकाला इसका, प्रकृति और मानव। लिखेंगे संक्षेपण, हेडिंग डालेंगे संक्षेपण। अब आपको जो शीर्षक लिखना है वह एकदम मध्य में लिखना है। प्रकृति और मानव। ठीक है, शीर्षक शब्द नहीं लिखना है। शीर्षक शब्द नहीं लिखना है, सीधा शीर्षक लिखना है जो भी आया है। मैंने आपको बताया ये फिल्म का नाम है, और किसी भी पोस्टर पर कभी भी आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा फिल्म का नाम। हमारी पुस्तक में कभी लिखा हुआ नहीं देखा पाठ का नाम, अध्याय का नाम लिखा हुआ है, नहीं होता, तो सीधा नाम आएगा। इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में आपको, इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में आपको लिखना है संक्षेपण। यदि प्रश्न में संक्षेपण लिखा हुआ है तो, यदि प्रश्न में संक्षिप्तीकरण लिखा है तो आपको भी संक्षिप्तीकरण ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। मैं बोल रहा हूँ संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण, संक्षेपण ही था ना प्रश्न में। ठीक है, आपके में क्या लिखा है? तो वही लिखो जो लिखा हुआ है। कौन है? खड़ा हो, खड़ा हो बेटा, जल्दी खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो। बड़े आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, एक दो तो होना चाहिए, नहीं क्लास का मनोरंजन जरूरी। एक ही है बस, दो हो जाएंगे तो वो आपस में ही फिर है ना, बाकी के सब रह जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, विपरीत दिशा में भी चलने वाला चाहिए। ऐसे होते ना, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तीसरे पेपर की जगह चौथे पेपर का अध्ययन कर कर चले गए, है ना, भूले बिसरे ऐसे आ जाया करते हैं। तो जहाँ पल्लवन करना होता था वहाँ संक्षिप्तीकरण कर गए। हाँ, सबको मिलेगा। लिखो, प्रकृति की सबसे सुंदर रचना, संक्षेपण लिखेंगे प्रकृति की, हाँ, प्रकृति की सबसे सुंदर रचना मानव को प्रकृति ने ही आश्रय दिया है। प्रकृति की सबसे सुंदर रचना मानव को प्रकृति ने ही आश्रय दिया है, लेकिन मानव ने हमेशा ही इसका दोहन किया है। दुरुपयोग की जगह हमने क्या लिख दिया? दोहन किया। अब इस वाक्य में जो आपके अवतरण में दे रखा है वो सब समाहित कर दिया। मानव प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो हमने किस शब्द का प्रयोग किया? सबसे सुंदर रचना। कौन है? मानव। ठीक है, प्रकृति ने सदा मानव को आश्रय प्रदान किया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमने लिखा, लेकिन परंतु मानव ने इसका दुरुपयोग किया, तो सबको मिलाकर हमने एक साथ लिखा।
अपने शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, आगे लिखेंगे। दोहन किया है, पूर्ण विराम। प्रकृति कुपित होती है, प्रकृति कुपित होती है। कुपित यानी क्रोधित। अब क्रोधित कठिन शब्द हो गया, कुपित सरल शब्द हो गया। ठीक है, कुपित होती है जिससे प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। 10 अंक पूरे। इतना सही लिखना था। जो दिया हुआ है उसका 1/3 लिखना है। जो दिया हुआ है क्या होगा? 100 शब्द आते हैं। हाँ, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तो आप क्या चर्चा कर रहे हो कि सिलेबस में ये लिखा हुआ है, लेकिन जब खुद देख लोगे तब ये बताने लग जाओगे। आ गया समझ में? ठीक है, आओ दोबारा बोर्ड पर। 10 अंक आपका यह था। जो आपको दिया हुआ है उसका 1/3। अब कैसे पता लगाते हैं? ये सब इतने अंक, इतने शब्द दिए हुए, वो मैं आपको बता दूं। हमारे द्वारा जो कॉपी में लिखा जाता है उस पंक्ति में औसतन 7 से 8 शब्द आते हैं। ठीक है, पुस्तक में जो लिखा हुआ होता है उसकी एक पंक्ति में औसतन 14 से 15 शब्द आते हैं। ठीक है, उसके आधार पर ये माना जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको स्थान दिया हुआ होता है, इसमें लिखना है। हमको स्थान दिया होता है, उसके तुरंत बाद अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है कि इसी के बीच में लिख दे, बस, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ हम शब्द संख्या घटा और बढ़ा सकते हैं, ये सुविधा वहाँ दी हुई होती है। घटा कैसे सकते हैं? थोड़ा सा कम लिखा, छोटा लिखा, किसी ने थोड़ा सा बड़ा लिखा। 2 स्थितियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया। पृष्ठ आपको मिलता है एकदम खाली भी मिलता है और पंक्तियाँ भी मिलती हैं। खाली मिलता है तो उसमें 1-2 पंक्तियाँ हम और अतिरिक्त लिख सकते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं कुछ, और बड़ा लिख के उनको कम भी कर सकते हैं। तो वहाँ हमको स्थान दिया हुआ होता है, उस पूरे स्थान तक हम उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाला जो आपको घर से लिख कर लाना था। पहले मैं मेरे पास जो पत्र आए हैं वो देख लूं जब तक। कितने जो नहीं लिख के लाए? ईमानदार तो हैं, मुझे पता है सब। कितने जो नहीं लिख कर लाए इसका उत्तर? अभी लिखो, अभी लिखो। 7 मिनट आपके पास हैं, फटाफट। अब देखूंगा मैं 7 मिनट में लिखा या नहीं। हाँ, तो एक पत्र, अनुस्मारक पत्र दोबारा से मेरे पास आ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, इन्होंने लिखा एकदम, ये 1186, थोड़ा सा इसको बढ़ा देना था। 20 फरवरी क्यों लिख दिया? ये गड़बड़ की। मतलब 1 महीने तक हमने क्या किया? यहाँ 20 जनवरी तक हमारे पास पत्र का जवाब आना था और हम 20 फरवरी को लिख रहे हैं। यहाँ 1 महीने तक क्या किया गया? ये थोड़ा सा इसमें एक और गड़बड़ हो गई। 2017 ही लिख दिया, फरवरी आ गई तो पहले अगस्त में था, फिर फरवरी आ गई तो 18 हो गया, सन परिवर्तित हो गई। एक ये गलती है ना। सहायक निर्वाचन अधिकारी ठीक है, मतदाता सूचियाँ ठीक है, पत्र क्रमांक उचित कार्रवाई न होने के क्रम में उपयुक्त संदर्भ अंतर्गत लेख है? नहीं, पहले उपयुक्त संदर्भ अंतर्गत लेख है, उसके बाद पत्र क्रमांक आता है। ये पत्र, पता नाम थोड़ी है, नाम नहीं। इसमें क्या गड़बड़ी है देखो, याद है।
सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि 20 फरवरी को तो पत्र लिखा है और 20 जनवरी तक सूचना चाह रहा है। पत्र लिख रहे हैं फरवरी में, सूचना चाह रहे हैं जनवरी में। ये थोड़ी सी गड़बड़ है ना। दिनांक की तो गड़बड़ आती है सबसे ज़्यादा, बाकी का सही लिखा हुआ है। बिना वार्ता के, बिना पड़ोसी के, गलती से आपने पड़ोसी की कॉपी देख ली तो आप अपना खुद का शीर्षक नहीं निकाल पाएंगे। हमेशा उसी पर नज़र रहेगी, बार बार घूम फिर कर वही आपकी सोच हो जाएगी। इसलिए बोर्ड पर भी सामने लिखा हुआ है, यदि आपके पास नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप इसका अध्ययन करें और लिखें। खाली नहीं बैठे रहें, घूर कर नहीं देखना है, इसे लिखना है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के पत्र लिखा है, ये सही है किसी की कॉपी? ये पीछे दे दो, है ना। अर्थशास्त्र के पत्र में नाम नहीं लिखा, प्रियश्री कोई नाम लिखना था। हाँ, ये सही लिखा है, बस यहाँ नाम ही नहीं लिखा है, बाकी के सब सही है। ये पीछे वाले हैं। नाम लिखना होता है, कोई भी नाम यहाँ पर, है ना। अन्य पुरुष शैली में लिख दिया, एक ये गड़बड़ी कर दी है। नहीं, इसमें अनावश्यक ज्ञान का प्रदर्शन किया गया है जो नहीं करना था। ये पीछे पहुंच, आपसी चर्चा नहीं करनी, अपने आप करना। जो कोई गलत करो चाहे सही करो, है ना, सही करो चाहे गलत करो, करना अपने आप है। सही भी खुद को ही करना होता है, गलत भी खुद को ही करना होता है। थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, बाकी का सही है। शीर्षक थोड़ा गड़बड़ाया है। उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, ये गड़बड़ है, बाकी सही है। उदाहरण नहीं लिखने होते, किसी भी स्थिति में उदाहरण नहीं लिखने होते। इसमें भी उदाहरण आया है। इसमें बहुत कम लिखा है आपने, सारांश के बराबर इसमें लिख दिया, एक वाक्य में पूरा आपका संक्षेपण आ गया। ये थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, ले सोच मत। नहीं, शीर्षक गड़बड़ा गया। मैं बिंदी आती है, मैं पहली क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ, अभी तक आपके में नहीं आई। गड़बड़ाहट है, शीर्षक सही नहीं हुआ तो उसकी वजह से हुआ, नहीं है शीर्षक ही तो मैंने, उसके बाद तो कुछ है ही, बचता ही नहीं। नहीं, ये भी शीर्षक गड़बड़ा गया। यथावत शब्दों का प्रयोग किया, जैसा शब्द लिखे हुए हैं
अवतरण में वैसे ही प्रयोग आपने कर दिए, उदाहरण भी आपने लिख दिया है, गलत है। जैसे शब्द का प्रयोग अवतरण में किया है वैसा आपने किया है, गलती हो गई। नहीं, ये किसका? नहीं, शब्द का अर्थ एक मात्रा गड़बड़ आ गई पूरी। यहाँ दृष्टा लिखा, यहाँ दुष्टा लिख दिया, अर्थ का अनर्थ हुआ। उनकी मात्राएं तो अर्थ का अनर्थ करती है, ये पहले ही कहा, यथावत प्रयोग होना चाहिए। अब बाकी का मैं लिखाऊंगा, छोड़ दो। अगला जब लिखूंगा तो पिछला चेक करूंगा, ठीक है, और भी चेक करूंगा आपके पिछले वाले, पर पहले अगला मैं लिखाऊंगा। इसमें उदाहरण आ गए, ये किसके है? ये सही है, ये थोड़ा सा छोटा लिखा है, पहले लिखेंगे, अब मैं लिखाता हूँ। ये अपने रखो, जिन जिन के दे दो। आओ बोर्ड पर, आप देखो क्या बताया गया है, वह मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। बोर्ड पर रहना, आपके भी समझ में आ जाएगा। अगले का शीर्षक आप उचित निकालने लग जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और कुछ नहीं है। मैंने आपको यही कहा था, आवश्यकता अनुसार 2 और 3 बार इनको हम पढ़ते हैं शीर्षक निकालने के लिए, ठीक है। देखो, तुलसीदास भारतीय अथवा हिंदू संस्कृति के दृष्टा, दूर तक देखने वाले, प्रवक्ता, बोलने वाले, सृष्टा, सृजन करने वाले भी थे, ठीक है। तो चर्चा किसकी हो रही है? पहले तो ये पहला शीर्षक हमारे दिमाग में ये आया, ठीक है। एक पंक्ति हमने पढ़ी। अब आगे देखें, उन्हें लोक और शास्त्र का बहुत व्यापक ज्ञान था, तो उनके ज्ञान की चर्चा की जा रही है, ठीक है। उनमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं था, क्या था? वैराग्य और गृहस्थ का। वैराग्य जीवन में क्या होता है, गृहस्थ जीवन में क्या चलता है, दोनों का अच्छा से उनको ज्ञान था, ठीक है। भक्ति और ज्ञान का, भक्ति से क्या प्राप्त किया जा सकता है, उस ज्ञान को कैसे काम में लिया जा सकता है, ये उनको था। भाषा और संस्कृति का कहाँ प्रयोग करना है, ये उनको ज्ञान था। निर्गुण और सगुण को, भगवान को मानने और नहीं मानने वाले, उनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये उनको ज्ञान था। पुराण और काव्य का, वेद पुराण जो हमारे हैं और काव्य में जो अब लिखा जा रहा है, उनका भाव आवेग, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे जो क्रोध उत्पन्न होता है उनमें, और अनासक्ति चिंतन, जो हम सोचते रहते हैं, उनका। ब्राह्मण और चांडाल का, पाठ पूजा का और भूत विद्या का, ठीक है, इनका। पंडित और अपंडित का, ज्ञानी और अज्ञानी का समन्वय। रामचरितमानस के आदि से अंत तक, यानी शुरू से समाप्त पर छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। यानी एक उदाहरण है रामचरितमानस, जिसमें इनके इन सब गुणों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ तुलसीदास और उसके गुणों की व्याख्या की गई है। अब हमको शीर्षक के रूप में एक ऐसा शब्द ढूंढ कर लाना है जिसमें सब गुण समाहित हो जाएं, जिसमें सब गुण समाहित हो जाएं। नाम तो रहेगा तुलसीदास ही, ठीक है। अब इसके लिए देखो, आगे हो सकता है और कुछ आया, अभी हमको, अभी हमने आधा ही पढ़ा है, आगे प्रयत्न करते हैं। तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वह समन्वय की कुशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो उदाहरण है जो उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। भारतवर्ष का लोकनायक, लोकनायक एक ऐसा शब्द है जिसमें सब गुण समाहित हैं, जिसमें सब गुण समाहित हैं। तो उचित शीर्षक अब तक क्या आया? लोकनायक तुलसीदास। उचित शीर्षक क्या है? लोकनायक तुलसीदास, जिसमें सब गुण आ गए। नायक वही होता है जिसमें अच्छाइयों का भंडार होता है, ठीक है। अब लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य, समन्वय
आपस में तालमेल बैठाने का जो काम करता है, सामंजस्य जो अच्छा स्थापित करता है। लेकर आया ऐसा अपार धैर्य तुलसीदास के व्यक्तित्व में पूर्णतः फलीभूत होता है, यानी दिखाई देता है। उसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाता है, यानी बुलंदियों पर पहुंचाता है। अब इनको ध्यान में रखकर हमको शीर्षक निकालना था, तो पहला हमारा शीर्षक निकलता है लोकनायक तुलसीदास। दूसरा शीर्षक निकलता है तुलसीदास का समन्वय, सामंजस्य। हाँ, हो सकता है, ध्यान दो। गोस्वामी तुलसीदास। अब इसका नाम बड़ा क्यों कर रहे हैं हम? अभी मैंने यही तो समझाया था। अभी मैंने ये कि तुम्हें जो पता है वो नहीं बताना, उसने जो पूछा है वह बताना है। अभी मैंने यही तो बताया, तुम्हें जो पता है वह नहीं बताना, उसने जो पूछा है वह बताना है। ठीक है। अब उसने संक्षेप पढ़ पूछा, हमें तो पल्लव बनाता है। क्या कहा, समझ में आ गया? आप कितनी नॉलेज रखते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, कोई मायने नहीं रखता। उसने पूछा है वह नहीं जानते तो। ठीक है। आपके बहुत बुद्धि थी और बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जो पूछा गया वह नहीं जानते थे। सब खत्म, कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो आपको क्या पता है वह वहीं रखना है। मैंने अभी बताया था, अभी एक मेरे पास पत्र जो आया था उसमें अपने ज्ञान का बखान किया गया था। अपने ज्ञान का बखान नहीं करना है, उसने जो पूछा है सिर्फ उतना ही बताना है। इसके लिए ही आपका तीसरा पेपर होता है, जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। वहाँ आपको बोलने का मौका दिया जाता है, अब क्या जानते हो ये बताओ, है ना। और आप थोड़ा सा लीक से हटे तो वहाँ वही बैठे बैठे आपको आभास करा देते हैं कि प्री दोबारा करना है। थोड़ा सा लीक से आप हट गए तो वहाँ वो आभास करा देते हैं कि आपको प्री में सब दोबारा करके एक बार फिर आना पड़ेगा। तो हटना नहीं है लीक से। ठीक है। तो आपका एक शीर्षक निकला लोकनायक तुलसीदास, दूसरा तुलसीदास का समन्वय या सामंजस्य है। व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व क्या नहीं, इसमें देखो। ठीक है। अब इनमें क्या क्या प्रदर्शित किया गया है, ये सब प्रदर्शित किए गए। इसलिए एक संस्कृति विशेष को हम नहीं ले सकते। उसमें एक ही शब्द हमने ऐसा लिया है जिसमें सब गुण समाहित है और अवतरण में दिया हुआ है, और अवतरण में दिया हुआ है। फिर कर रहा हूं, लिखेंगे आप, शीर्षक लिखो पहले। ये तो उदाहरण है, इसकी और भी तो रचनाएं। तो ये क्या है, ये उदाहरण विशेष है। ठीक है। लिखेंगे आप लोकनायक तुलसीदास, तुलसीदास का समन्वय असामंजस्य, आपने लिख दिया ये इनके शीर्षक। ठीक है। एग्जाम हॉल में एक लिखना याद रखना। अब लिखेंगे आप संक्षेपण। संक्षेपण लिखो। तुलसीदास को भारतीय और हिंदू संस्कृति का जनक माना जाता है। भारतीय और हिंदू संस्कृति का जनक माना जाता है। आओ बोर्ड पर देखो, यहाँ ये 3 शब्द आए हैं, 1 2 3। इन सब के लिए हमने एक ही शब्द लिखा है, जनक। ठीक है। सब कुछ आ गया। हिंदू संस्कृति का भी भारतीय संस्कृति को जन्म देने वाले, ऐसा माना जाता है। इन शब्दों के अनुसार एक ही शब्द आया, सरल शब्द आया, यथावत शब्दों का प्रयोग हमने नहीं किया।
ठीक है, परिवर्तित हो गया। आगे लिखेंगे पूर्ण विराम लगाकर, उनमें लोक और शास्त्र का, उनमें लोक और शास्त्र का, कौमा, वैराग्य और गृहस्थ का, वैराग्य और गृहस्थ का, कौमा, भक्ति और ज्ञान का अथा समावेश है। अथा, जिसकी था नहीं नापी जा सकती, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, अथा समावेश है। पूर्ण विराम। ये गुण ही उनकी लोकप्रियता को, ये गुण ही उनकी लोकप्रियता को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। यहां लिखा हुआ है 4 चांद लगाते हैं, हमने परिवर्तित किया, आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। 10 अंक पूरे। दिमाग नहीं लगाना, जब दिमाग लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगला। ऐसे कितने हैं जिनको ये पन्ने मिले ही नहीं है क्या कोई? आगे भेजे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से नहीं मिले। और ऐसे कितने जिनको मिल गए और घर छोड़ आए? ये छोड़ के नहीं आने, जब तक पूरे नहीं हो जाए लेकर आने, रोजाना लेकर आने। अगला आप शुरू हो जाओ, ध्यानपूर्वक पढ़ो और उत्तर पर पहुंचो। ध्यानपूर्वक पढ़ो और उत्तर पर पहुंचो। अपने 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 पृष्ठों पर नाम तो लिख लो। किसी के पास गलती से पड़ोसी के पन्ने पहुंच गए हो तो लौटा देना, है ना। ये कुछ हद तक सही है। शीर्षक सही निकाले हैं। अंतिम पंक्ति गड़बड़ा गई। जैसे, जैसे का मतलब होता है समझाना, उदाहरण देना। ठीक है, ये नहीं देने थे। थोड़ी सी लास्ट में गड़बड़ाई है, और इसको थोड़ा सा बड़ा लिखो, है ना।
और लिखो थोड़ा सा। शीर्षक गलत हो गया। और थोड़ा सा बड़ा लिखना था, है ना। कहावत नहीं सुनी, हाथी चलता है तो बस था। पूछ रहे हैं अभी। चलो शीर्षक सही है। तेरी वाली कौन सी? ये उदाहरण गलत कर दिया थोड़ा सा, भारत जैसे, ठीक है, बाकी सही है। बाकी सही है। शीर्षक में थोड़ा सा ये हटा देना, संस्कृति छोड़ देना। सही लिखा है। एक तो शीर्षक ही नहीं लिख रहे हम, कैसा संक्षेपण है कि संक्षिप्तीकरण है ना, ये लिखना है। सही है। ये सही है। आ जाओ बोर्ड पर, अब मैं करूँगा पहले। अभी देखो, ये लो, ये भी सही है। पहले मैं करूँगा, उसके बाद फिर मैं चर्चा करूँगा। आपका शीर्षक निकल के आएगा, अभी देख लूँगा मैं, ये कोई बात नहीं। इस बार तेरा देखा ना, इसका अगली बार वहाँ तक पहुँचूँगा। आओ बोर्ड पर, देखो क्या बताया गया अवतरण में, उसे सावधानी पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है। वही बात जो मैंने पहले बताई थी वही दोबारा से। क्या हुआ ये प्रदर्शित करना, किसके द्वारा हुआ ये हटाना होता है। गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, उदाहरण हटाए जाते हैं। गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, उदाहरण हटाए जाते हैं। क्या हुआ ये लिखना है, किसके द्वारा हुआ ये हटाना है। क्या चर्चा की जा रही है, किसी राष्ट्र की आत्मा में उस देश के नागरिकों की संस्कृति का निवास होता है। तो चर्चा किसकी हो रही है, पहला शब्द ये आया, पहली पंक्ति से शीर्षक भी निकलकर संस्कृति आता है, ठीक है। जिसके द्वारा राष्ट्र की उच्चता और भिन्नता की पहचान होती है। यानी राष्ट्र विकास कर रहा है, नहीं कर रहा है, दोनों की स्थिति संस्कृति पर निर्भर करती है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति भी एक विस्तृत एवं जटिल वस्तु है। इसके विस्तार और जटिलता के अनेक कारण हैं। अनेक प्रकार के जरूरतों और स्वभावों वाले लोगों के बीच यह शताब्दियों तक वादित और विकसित होती है। यानी संस्कृति की वजह से ही बाधित होती है, अड़चने भी आती हैं, विकसित होती है, विकास भी कर जाते हैं। इन कारणों से अनिवार्य था कि भारतीय संस्कृति का रूप नितांत विविध, वैचित्र्यपूर्ण, जटिल बन जाए। मूल भावना की दृष्टि से जटिलता अपने को अनेक रूपों में प्रकट करती है। आदर्श नर नारियों की विविध कल्पनाओं में, जीवन ध्येयों की अनेक रूपता में, अनेक पंथों, संप्रदायों और मार्गों के उदय व प्रचलन में है, ठीक है। ये उदाहरण के माध्यम से बताए गए हैं कि ये संस्कृति की वजह से होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका शीर्षक निकल कर आता है संस्कृति। दूसरा आपका शीर्षक निकल कर आता है भारतीय संस्कृति, जो लगभग सबने लिखा, सही था, गलत नहीं था। तीसरा शीर्षक हमारा निकलता है
राष्ट्र विकास और संस्कृति। ठीक है, राष्ट्र विकास और संस्कृति। संस्कृति को यहाँ राष्ट्र विकास से जोड़ा गया है पूरे अवतरण में, यही बताया गया है। ठीक है, तो इनको शीर्षकों को ध्यान में रखकर, और कोई नया शीर्षक किसी के मन में है? संस्कृति की नहीं, हाँ, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति, ये सही है। ठीक है, राष्ट्र विकास संस्कृति ये इसमें समाहित है। आपस में नहीं बताएंगे, पहले हाथ खड़ा करेंगे जो बताएगा। राष्ट्र की नहीं, ये गड़बड़ाहट है। भारतीय संस्कृति का उसमें सब कुछ फिर समाहित हो गया है ना, उसमें सब समाहित हो गया, उसके जो रूप रंग हैं सबकी चर्चा फिर आगे हो जाती है। इसलिए मैंने बताया भारतीय संस्कृति, उसमें सब समाहित हो गया। भारतीय संस्कृति की विभिन्नता, जटिलता, अनेकता, भारतीय संस्कृति आपने कहा, फिर उससे संबंधित जो है वह सब उसमें समाहित है, वह सब उसमें आ गया। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अब संक्षेपण, विकास और, हाँ, अब विकास में तो क्या आया? राष्ट्र विकास है ना, नहीं, तुलनात्मक अध्ययन नहीं है यहाँ पर, है ना, विविधता जिसमें होती है, विचित्रताएं जिसमें होती है। लिखेंगे आप संक्षेपण, राष्ट्र की उन्नति और अवनति की पहचान। संक्षेपण, राष्ट्र की उन्नति और अवनति की पहचान नागरिकों की संस्कृति पर निर्भर है। संक्षेपण लिखेंगे, राष्ट्र की उन्नति और अवनति की पहचान नागरिकों की संस्कृति पर निर्भर है। पूर्ण विराम। संस्कृति राष्ट्र के नागरिकों के, संस्कृति राष्ट्र के नागरिकों के स्वभाव व आवश्यकताओं से अवनत और उन्नत होती है। बाधित और विकसित दिया हुआ है अवतरण में। ठीक है, स्वभाव और आवश्यकता, ये स्वभाव और जरूरत। ठीक है, अवनत और उन्नत होती है। पूर्ण विराम। संस्कृति पर नागरिकों की, संस्कृति पर नागरिकों की विविध कल्पनाओं, नागरिकों की विविध कल्पनाओं, कोमा, जीवन उद्देश्यों और संप्रदायों का प्रभाव पड़ता है। दस अंक पूरे होते हैं। नागरिकों के स्वभाव कैसा है, उनकी आवश्यकताएं कैसी है, उनके अनुसार संस्कृति बाधित भी होती है, विकसित भी होती है। क्या हो गया? हाँ, तो चलेगा। ठीक है।
ये आपके 10 अंक का बिंदु था। लिखना इतना ही होता है, अंक ज़्यादा आते हैं, लेकिन निर्भर शीर्षक पर करता है। वह गड़बड़ा गया तो सब कुछ गड़बड़ जाए। अगला, जिसे आप घर से करेंगे, अगला घर से करेंगे। भारतीय संस्कृति, ठीक है, ठीक है, हाँ कुछ हद तक ठीक है। अगला जो है उसे आप घर से करेंगे। आज इतना ही।